नमस्कार एवरीवन और वेलकम बैक टू न्यूरियन एम्पावरिंग नर्सेस थ्रू लर्निंग। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूंगा, जैसे कि अगर किसी पेशेंट की नेचुरल एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो उसकी सांसों को कौन प्रोटेक्ट करेगा। बहुत केसेस में इसका जवाब होता है ट्रैकियोस्टोमी। और इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है ट्रैकियोस्टोमी केयर एसेंशियल्स फॉर सेफ एयरवे मैनेजमेंट। ट्रैकोस्टोमी सिर्फ नेक में एक ओपनिंग नहीं है, ये एक पेशेंट लाइफलाइन है। एक ऐसा आर्टिफिशियल एयरवे जो पेशेंट को सांस लेने, वेंटिलेशन मेंटेन करने और सर्वाइवल का मौका देता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अ वेल मेंटेन ट्रैकोस्टोमी कैन बी लाइफ सेविंग, बट पुअर केयर कैन क्विकली बिकम लाइफ थ्रेटनिंग। इसलिए हर नर्स के लिए ये ट्रैकोस्टोमी केयर की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। So first, what is tracheostomy? It is a surgical opening in the trachea to help the person breathe when natural breathing is difficult. सो ट्रैकोस्टोमी एक सर्जिकल ओपनिंग होती है जो नेक के थ्रू ट्रैकिया यानी विंड पाइप में क्रिएट की जाती है। इस ओपनिंग में एक ट्रैकोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट की जाती है जो पेशेंट को एयरवे सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एक सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जब नॉर्मल एयरवे सेफ या इफेक्टिव नहीं रहता है तो ट्रैकोस्टोमी एक अल्टरनेटिव एयरवे में प्रोवाइड करती है। कॉमन इंडिकेशन इसका क्या क्या है कि प्रोलॉन्ग्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन, जिसका बहुत दिनों तक वेंटिलेटर चलने वाला है, या अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि ट्रॉमा या स्वेलिंग के केसेस में, न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स है, या कुछ एयरवे प्रोटेक्शन के लिए भी एयरवे को सेफ एयरवे को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपका ट्रैकोस्टोमी किया जाता है। तो नर्सेस का रोल मेनली क्या क्या होता है इसमें? बेसिकली मेंटेन एयरवे पेटेंसी, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है, पेशेंट का कंफर्ट और सेफ्टी का ध्यान रखना है, और पेशेंट एंड पेशेंट फैमिली मेम्बर्स को ट्रैकोस्टोमी बारे में इन्फॉर्म करना है। तो ये सारा चीज़ें होता है। तो नेक्स्ट में अगर आपके सिचुएशन के बारे में, एक सिचुएशन के बारे में समझना चाहें, तो अगर ट्रैकोस्टोमी ट्यूब एक पेशेंट का लाइफलाइन है तो नर्स उस लाइफलाइन का प्रोटेक्टर है। हर सक्शनिंग, हर असेसमेंट, हर ड्रेसिंग चेंज और हर इंटरवेंशन पेशेंट के एयरवे को सेफ बनाता है। और आज के सेशन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, गुड असेसमेंट, गुड केयर, बेटर आउटकम्स। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, गुड असेसमेंट, गुड केयर, बेटर आउटकम्स। तो अगले स्लाइड में हम ट्रैकोस्टोमी ट्यूब्स के कंपोनेंट के बारे में हम जानेंगे और देखेंगे कि कंपोनेंट क्या क्या कंपोनेंट एक ट्रैकोस्टोमी ट्यूब में आता है। तो बेसिकली ट्रैकोस्टोमी ट्यूब कंपोनेंट्स में क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, तो क्योंकि एक नर्स के लिए सिर्फ ट्रैकोस्टोमी ट्यूब देखना काफ़ी नहीं है, उसका हर कंपोनेंट का पर्पज समझना भी जरूरी है। और याद रखिए, द मोर फैमिलियर यू आर विद द इक्विपमेंट द सेफर योर पेशेंट विल बी। चलिए एक एक कंपोनेंट को समझते हैं। तो फर्स्ट इज आउटर कैनुला, इंसर्टेड इनटू द ट्रैकिया, मेंटेन द एयरवे। तो ये ट्रैकोस्टोमी ट्यूब का एक मेन बॉडी होता है, ये डायरेक्टली ट्रैकिया के अंदर इंसर्टेड रहता है और एयरवे को ओपन मेंटेन करता है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर ट्रैकोस्टोमी ट्यूब एक बिल्डिंग है तो आउटर कैनुला उस बिल्डिंग का परमानेंट स्ट्रक्चर है। ये वही कंपोनेंट है जो पेशेंट की एयरवे को कंटिन्यूसली पैटेंट रखता है। नेक्स्ट इज इनर कैनुला। इनर कैनुला क्या है? तो इनर कैनुला बेसिकली ये रिमूवेबल पार्ट होता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसे निकाल कर क्लीन किया जा सकता है। और हम सब जानते हैं ट्रैकोस्टोमी पेशेंट्स में सिक्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये सिक्रेशंस एक्यूमुलेट ये इनर कैनुला में हो जाते हैं।
तो ये पेशेंट का जो ब्रीदिंग है उसको ब्लॉक, ये ब्रीदिंग या वेंटिलेशन को ब्लॉक कर सकता है। तो उसको बीच बीच में रेगुलर इंटरवल में इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज नेक फ्लैंज। नेक फ्लैंज क्या है? सो ये ट्यूब के बाहर नेक के ऊपर रेस्ट करता है और इसका नाम है ट्यूब को स्टेबल पोजीशन में, इसका काम है कि ट्यूब को स्टेबल पोजीशन में मेंटेन रखना है। अगर फ्लांज प्रॉपरली पोजीशन नहीं है तो एक्सीडेंटल मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट का चांस भी रहता है। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रैक्योस्टोमी टाइज। ट्रैक्योस्टोमी टाइज, इसके अंदर एक आपको थ्रेड जैसा दिखेगा। तो ये क्या है ना, ये नेक के राउंड सिक्योर की जाती है। ठीक है, ये नेक के राउंड सिक्योर किया जाता है इसको। ठीक है, ट्रैक्योस्टोमी टाइज को। ये और ट्यूब को प्लेस में, अगर ट्यूब को अपना प्लेस में होल्ड करके रखता है। अगर ज़्यादा टाइट करोगे तो ये स्किन इंजरी का चांसेस रहता है। अगर ज़्यादा ढीला छोड़ दोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट का चांसेस बढ़ सकता है। तो प्रॉपरली मेंटेन रखना ही हमारा काम है ट्रैकोस्टोमी टाइज को। नेक्स्ट इज आता है कफ। कफ एक बेलून के जैसा होता है जिसमें इन्फ्लेट हो जाता है और डिफ्लेट हो जाता है। सो ये इन्फ्लेटेबल बैलून होता है जो ट्रैकिया के अंदर सील क्रिएट करता है। ये इन्फ्लेट होने का, इसको जब एयर देते हैं ये इन्फ्लेट हो जाता है और ये पूरा ट्रैकियोस्टोमी को सील करके रखता है, जिसमें आपका वेंटिलेशन प्रॉपरली मेंटेन होता है, एयर लीकेज रिड्यूस होता है और एस्पिरेशन का चांसेस भी कम हो जाता है। लेकिन अगर ओवर इन्फ्लेशन इसको कर दें तो ये डेंजरस हो सकता है। एक्सेसिव कॉफ प्रेशर ट्रैकियल इंजरी कॉज कर सकता है। इसीलिए कॉफ प्रेशर मॉनिटरिंग नर्सिंग केयर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये इन्फ्लेट, जहाँ पर इन्फ्लेट रहना चाहिए इन्फ्लेट है कि नहीं, ये चेक करना ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट इज ऑब्टूरेटर। ऑब्टूरेटर क्या है? ऑब्टूरेटर बेसिकली जब हम ट्रैकोस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, ये ऑब्टूरेटर को उसमें इंसर्ट करके उसको इंसर्ट किया जाता है और ट्रैकोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट करने के बाद इसको निकाल दिया जाता है। अगर कहीं कहीं नहीं निकालते हैं तो ये वेंटिलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है और पेशेंट को डिफ़िकल्टी हो सकता है, पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में जा सकता है। नेक्स्ट इज कॉफ पायलट बैलून। कॉफ पायलट बैलून बेसिकली क्या है? इसमें सिरिंज में हम एयर देते हैं जो यहाँ पे कनेक्टर होके अंदर जाके इसको इन्फ्लेट करता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि पहले भी हम बताए हैं, इसको ना ज़्यादा इन्फ्लेट करना है ना कम इन्फ्लेट करना है, इसको प्रॉपरली मेंटेन करके इन्फ्लेट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इज नेक्स्ट इज कॉप्ड ट्यूब, अनकॉप्ड ट्यूब। सो कॉप ट्यूब में क्या क्या है? हाज एन इन्फ्लेटेबल कफ, जिसको जब आप एयर देंगे ये इन्फ्लेट हो जाता है। प्रोवाइड सील, ये प्रॉपरली सील कर देता है, रिड्यूसेस चांस ऑफ एस्पिरेशन कर देता है और मेंटल मैकेनिकल वेंटिलेशन में यूज होता है और प्रॉपरली वेंटिलेट करता है कॉप ट्यूब में। अनकॉप ट्यूब में कॉफ नहीं होता है और एयर फ्लो को अराउंड द ट्यूब ये जाने के देता है। यूज्ड फॉर स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग पेशेंट, जो पेशेंट का स्पॉन्टेनियसली ब्रीद कर रहा है। देखिए, अगर पेशेंट वेंटिलेटर से निकल गया है, स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग कर रहा है, तो ये अनकप्ड ट्यूब यूज होता है। जहाँ पर वेंटिलेटर में है पेशेंट, वहाँ पे कप्ड ट्यूब यूज होता है। तो अनकप्ड ट्यूब में क्या है, इसमें इंजरी का चांस, ट्रैकियल इंजरी का चांस कम रहता है क्योंकि ये सिर्फ ट्यूब डाला गया है। ट्रैकियल ट्यूब में एक ट्यूब डाला गया है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कॉप्ड ट्यूब में ये ट्यूब के अंदर एक बेलून फुलाया गया है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर में एयर दे दोगे तो ये हार्ड हो जाएगा और ट्रैकियल टिश्यू को इंजरी कर सकता है, ट्रैकियल को इंजरी कर सकता है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है।
तो हर शिफ्ट में आपको एक हैबिट बनाना है जिसमें ट्यूब साइज, टाइप और प्रॉपर कैनुला सिक्योर है कि जो जो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब प्रॉपरली सिक्योर है कि नहीं है। ये और जो भी आपका जहाँ पर भी जिस इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो वहाँ पे वहाँ के प्रोटोकॉल के हिसाब से जो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब प्रॉपरली प्लेस है कि नहीं है, ये असेसमेंट करना है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग ईच कंपोनेंट इम्प्रूव सेफ्टी ड्यूरिंग केयर एंड इमरजेंसीज। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करूँगा कि द नर्स हु नोज द इक्विपमेंट वेल रेस्पॉन्स कॉन्फिडेंटली ड्यूरिंग इमरजेंसीज। अगर आपको सारे ट्रैकोस्टोमी के कंपोनेंट्स के बारे में पता है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इज हमारा आता है कि ट्रैकियोस्टोमी में असेसमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने ट्रैकियोस्टोमी का बेसिक्स और ट्यूब कंपोनेंट को समझे, लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रैकियोस्टोमी पेशेंट जो होता है वो मैनेजमेंट करने के लिए सिर्फ इक्विपमेंट का नॉलेज नहीं चाहिए, डेली असेसमेंट करना भी ज़रूरी है। डेली असेसमेंट करने से कोई भी इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हो और पेशेंट को भी अपना फुल नॉलेज के साथ साथ पेशेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो जो नर्स पेशेंट कोई भी कंडीशन से पहले, इमरजेंसी कंडीशन से पहले पेशेंट पहले वार्निंग साइन देता है, और जो नर्स इन वार्निंग साइंस को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं वही कॉम्प्लिकेशन को इमरजेंसी बनने से रोक सकते हैं। इसलिए यह आपको याद रखना चाहिए कि असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन। फर्स्ट जो असेसमेंट आप करोगे तो असेसमेंट से आपको पता चल जाएगा कि ये कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हम असेस करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट में हम असेस करेंगे रेस्पिरेटरी स्टेटस। रेस्पिरेटरी स्टेटस में क्या है कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट क्या है, पैटर्न क्या है, ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, नॉर्मल है या लेबर ब्रीदिंग है, क्या एक्सेसरी मसल्स यूज हो रहे हैं, क्या चेस्ट एक्सपांसन दोनों साइड में इक्वल है या अनइक्वल है, पेशेंट कहीं ज़्यादा मेहनत करके सांस तो नहीं ले रहा है या नॉर्मली सांस ले रहा है। ये सारा चीज़ आपको रेस्पिरेटरी स्टेटस में असेसमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन आप पेशेंट को देख लिए, सो पेशेंट को देखने के बाद आप मॉनिटर को देखिए। मॉनिटर को देख के आप क्या पता करेंगे, मॉनिटर को देख के आपको SpO2 लेवल पता करना है कि जो लेवल पहले शिफ्ट में जो था अभी है या नहीं है, जो पहले आप हैंडओवर लिए थे उससे बेहतर है या नॉर्मल सेम मेंटेन कर रहा है या खराब स्थिति में पेशेंट जा रहा है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है एयरवे पैटेंसी। एयरवे पैटेंसी में क्या है, एयरवे ओपन है या नहीं है, पेशेंट के ट्रैकेस्टोमी ट्यूब से एयर फ्लो स्मूथ आ रहा है क्या, सक्शन कैथेटर इजीली पास हो रहा है क्या, गर्गलिंग साउंड सुनाई दे रहा है क्या, सिक्रेशन एयरवे ब्लॉक्ड कर रही है। अगर एयरवे पैटेंट नहीं है तो बाकी सारी असेसमेंट सेकेंडरी हो जाती है, क्योंकि एयरवे कम्स फर्स्ट। क्योंकि एयरवे कम्स फर्स्ट, अगर एयरवे ही बंद है तो बाकी सारा असेसमेंट आपको बंद कर दीजिए, पहले एयरवे पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एयरवे सबसे पहले एयरवे के ऊपर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट इज ट्यूब पोजीशन। ट्यूब पोजीशन क्या है, क्या ट्यूब सिक्योर है, अच्छे तरीके से टाई किया गया है ट्रैकेस्टोमी ट्यूब को, ट्यूब मिडलाइन पे सिचुएटेड है कि नहीं है, एक्सीडेंटल डिस्प्लेसमेंट का कोई साइन है क्या, क्या फ्लांज प्रॉपरली नेक पर रेस्ट कर रहा है। ट्यूब डिस्प्लेसमेंट एक सीरियस इमरजेंसी बन सकता है। कभी कभी पेशेंट हिलते डुलते टाइम या आज अगर पेशेंट एजिटेशन है, कभी कभी ट्यूब निकल भी आता है, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन में कंसिडर किया जाता है। इसीलिए हर शिफ्ट में
पोजीशन वेरीफाई करना ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट इज कफ प्रेशर। हमने आपको दिखाया था कि कफ बैलून में आपको प्रेशर देना है, जो बेसिकली 20 to 30 सेंटीमीटर स्टोम होना चाहिए, उससे ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो इससे प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है। क्या उसका नाम है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या उसका उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जिसमें ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का कफ प्रेशर नापा जाता है। ठीक है। तो तो ये बेसिकली 20 to 30 सेंटीमीटर रहना चाहिए। नेक्स्ट इज सिक्रेशंस। सिक्रेशन में क्या है, सिक्रेशन के बेसिकली क्वालिटी भी चेक करना है, अमाउंट कितना है, कलर क्या है सिक्रेशन का, कंसिस्टेंसी थिक है या थिन, कोई फाउल स्मेलिंग तो नहीं है, थिक अगर सिक्रेशन थिक आ रहा है, ब्लड आ रहा है या फाउल स्मेलिंग सिक्रेशन से आ रहा है, तो ये इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टोमा। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टोमा। स्टोमा क्या है, जो आप स्किन कंडीशन जो ट्रैकोस्टोमी एरिया के अराउंड है, उसमें रेडनेस है क्या, क्या स्वेलिंग है, क्या उसमें से ब्लीडिंग हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है। तो हेल्दी स्टोमा जनरली क्लीन, ड्राई और इंटैक्ट होता है। अगर रेडनेस या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज दिख रहा है तो इन्फेक्शन का सस्पिशियस होना चाहिए। ठीक है। तो वार्निंग साइन में आपको क्या क्या रिपोर्ट करना है, जिस साइन को देख के आपको इमिडिएटली आपके जो सीनियर होंगे या आपके फिजिशियन पोस्टेड होंगे उधर, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। तो वार्निंग साइन में क्या क्या है, बेसिकली वार्निंग साइन में आपको देखना है कि इंक्रीज्ड वर्क फॉर ब्रीदिंग, पेशेंट सांस लेने के लिए नॉर्मली सांस ले रहा है, नहीं लेके अगर पेशेंट को कोई भी आवाज़ निकाल रहा है, जैसे हाँ हाँ हाँ, ऐसे कुछ आवाज़ निकाल रहा है या दूसरा कुछ आवाज़ निकाल रहा है, लेबर्ड ब्रीदिंग हो रहा है, पेशेंट को सांस लेने के लिए लेबर करना पड़ रहा है, पेशेंट जोर से अपना जोर लगा रहा है सांस लेने के लिए, तो ये एक वार्निंग साइन है। आपका मॉनिटर में अगर ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है, सैचुरेशन ऑक्सीजन का, तो ये एक वार्निंग साइन है। नॉइजी ब्रीदिंग और स्ट्राइडर ऐसे अगर हो रहा है तो भी वार्निंग साइन है। एक्सेसिव थिक सिक्रेशन या ब्लॉडी सिक्रेशन आ रहा है, फाउल स्मेलिंग सिक्रेशन का आ रहा है, तो ये इन्फेक्शन का चांसेस हो सकता है। डिसलॉजमेंट और लूजनिंग ऑफ द ट्यूब, पेशेंट एजिटेशन की वजह से अगर निकल गया अपनी जगह से, ठीक है, या आपका जो टाई है, ट्यूब का टाई आप किए थे, उसको नॉट खुल गया और निकल गया ट्यूब, तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन हो सकता है। पेशेंट के स्टोमा अराउंड अगर रेडनेस स्वेलिंग है तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। ठीक है। तो ये सारा वार्निंग साइन को आपको ध्यान रखना है, अगर इसमें से कोई भी कुछ होता है तो इमिडिएटली आपको इन्फॉर्म करना है, जिससे इमरजेंसी सिचुएशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि ABCD अप्रोच। ABCD अप्रोच क्या है, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि एआरओए का पैटेंसी मेंटेन रखना है। सबसे पहले आपको एआरओए चेक करना है कि पेशेंट सही से सांस ले रहा है कि नहीं रहा है ले रहा है, वेंटिलेशन सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी स्टेटस आपको चेक करना है। हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी आपको चेक करना है। न्यूरोलॉजिकल अगर स्टेटस ठीक है या नहीं है, उसका कितना कॉन्शियस है या कुछ है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज स्टोमक और स्किन
स्टोमा के अराउंड जो स्किन है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ के आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या है सक्शनिंग। तो बेसिकली मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर ट्रैकेस्टोमी ट्यूब ओपन है लेकिन उसके अंदर थिक सिक्रेशन जम गई है, तो क्या पेशेंट इफेक्टिवली ब्रीथ कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसीलिए सक्शनिंग का प्राइमरी गोल है एयरवे को क्लियर रखना और पेशेंट को सेफली ब्रीथ करने में हेल्प करना। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सक्शनिंग एक रूटीन हैबिट नहीं होना चाहिए। सक्शनिंग एक रूटीन हैबिट नहीं होना चाहिए कि मुझे आधे घंटे में एक बार सक्शन करना ही है। सक्शनिंग मोस्टली इंडिकेशन होता है, कुछ कुछ इंडिकेशन अगर सक्शन के लिए है, अगर वो पेशेंट में दिख रहा है तभी आप सक्शन करिए। कभी भी रेगुलर बेसिस में सक्शन नहीं करिए कि मुझे हर आधे घंटे में सक्शन करना है या हर 15 मिनट में सक्शन करना है। ये सारे चीज़ आपको नहीं करना है। नेक्स्ट इज सो सक्शन को के लिए आप ये एक चीज़ याद रखिए कि सक्शन व्हेन नीडेड डू सक्शन, नॉट बिकॉज इट इज शेड्यूल। ठीक है, जब ज़रूरत है तभी सक्शन कीजिए, ये नहीं कि जो अगर आधे घंटे में है तो आधे घंटे में सक्शन करना ही है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आप कुछ बोलोगे कि आप तो बोल दिए रेगुलरली सक्शन करना नहीं चाहिए, तो कब कब सक्शन करना चाहिए ये तो बता दो। ठीक है, तो कब सक्शन करना चाहिए सर, पहले इंडिकेशन समझते हैं। फर्स्ट, पेशेंट का एयरवे से गर्गलिंग या रैटलिंग साउंड अगर आ रहा है तो सक्शन करिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन डिक्रीज हो रहा है, ट्यूब में विजिबल सिक्रेशंस है, आपको दिख रहा है ट्यूब में सिक्रेशंस है, तब सक्शन करिए। पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस शो कर रहा है तब सक्शन करिए। इंक्रीज्ड वर्क फॉर ब्रीदिंग नजर आ रहा है, पेशेंट सांस लेने के लिए परिश्रम कर रहा है, पेशेंट सांस लेने के लिए जूझ रहा है, ऐसे अगर आवाज निकाल रहा है तो सक्शन कर दीजिए। सिंपल लैंग्वेज में, अगर सिक्रेशन एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है तब सक्शनिंग की ज़रूरत है। तो सक्शनिंग करने से पहले कुछ कुछ चीज़ें को आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट इज हैंड हाइजीन। सक्शन करने से पहले, जैसे कि आपको WHO को 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन के बारे में पता है, बिफोर एनी प्रोसीजर डू हैंड हाइजीन। तो पहले आपको हैंड हाइजीन करना है और प्रॉपर पीपीई पहनना है। प्रॉपर पीपीई का मतलब आप मास्क पहन सकते हैं, आप ग्लोव्स पहन सकते हैं, आपको गॉगल्स अगर पहनना है वो पहन सकते हैं। तो जो भी इंस्टीट्यूशन प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको पहले हैंड हाइजीन करना है और प्रॉपर पीपीई पहनना है। नेक्स्ट इज प्री ऑक्सीजनेट। प्री ऑक्सीजनेट क्या है? आपको सक्शन करने से पहले पेशेंट को 100% ऑक्सीजन करना देना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि जो आपका मॉनिटर में 100% ऑक्सीजन पेशेंट का ऑलरेडी है, क्योंकि आप जब सक्शन करते हो सिर्फ सिक्रेशन आप नहीं खींचते हो, आप ऑक्सीजन को भी सक्शन कर लेते हो विंड पाइप से। तो पेशेंट को 100% ऑक्सीजन पहले करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्या है? बेसिकली इंसर्ट कैथेटर विदाउट सक्शन। तो आप जब कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हो तब सक्शन अप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं अप्लाई करना है? क्योंकि ये ट्रैकियल टिश्यू को इंजुरी कर सकता है, ट्रैकियल एपिथेलियल टिश्यू को इंजुरी कर सकता है। तो आपको कभी भी जब सक्शन कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो तब कभी भी सक्शन अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको पहले इंसर्ट कर देना है, थोड़ा रेजिस्टेंस फील होने तक आपको इंसर्ट करना है सक्शन कैथेटर को। देन
आप जब विड्रॉ कर रहे हो सक्शन कैथेटर को तब सक्शन अप्लाई करिए, ठीक है। तो इसमें चांसेस नहीं होगा। आप जब सक्शन कैथेटर को विड्रॉ कर रहे हो, उसको आपको राउंड राउंड घुमा के अच्छे से सक्शन करना चाहिए। तो अप्लाई सक्शन वाइल विड्रॉइंग, जो मैंने आपको बताया कि सक्शन कैथेटर को विड्रॉ करने के टाइम आपको जेंटली रोटेटिंग मोशन में विड्रॉ करना है और तभी सक्शन अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज सक्शन करने के बाद रीअसेस द पेशेंट। सक्शन आपने कर ली, उसके बाद क्या करना है ना, पेशेंट को रीअसेस करना है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन ज़्यादा ड्रॉप तो नहीं हो गया, पेशेंट कंफर्टेबल है, और एक से दूसरे सक्शन के बीच पेशेंट को मैक्सिमम थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट के लिए और रिकवरी के लिए छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में आप क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे सक्शन करते टाइम? तो बेस्ट चीज इज, द थिंग इज, यूज द स्मॉलेस्ट कैथेटर साइज दैट विल इफेक्टिवली रिमूव द सिक्रेशंस, ठीक है। कभी कभी थिक अगर सिक्रेशन है, उसके लिए आपको बड़ा कैथेटर साइज जैसे कि 14-16 गज फ्रेंच गज का कैथेटर यूज हो सकता है। लेकिन अगर सिक्रेशन थिन है, उसके लिए ज़्यादा कम कैथेटर साइज में भी काम हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कम कैथेटर साइज जितना कम हो सके उतना यूज करिए। नेक्स्ट इज सक्शन फॉर नो मोर देन 10 to 15 सेकेंड्स पर अटेम्प्ट। आप एक बार सक्शन सिर्फ 10 से 15 सेकेंड तक करिए, उससे ज़्यादा करने से पेशेंट को तो ज़्यादा स्टिमुलेशन जाएगा, पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करेगा और ऑक्सीजन भी सक्शन हो जाएगा। तो और एक से दूसरे सक्शन के बीच आपको 30 to 60 सेकेंड्स पेशेंट की रिकवरी के लिए देना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इज, डू नॉट सक्शन मोर देन 3 टाइम्स इन ए रो। एक ही टाइम में 3 टाइम से ज़्यादा सक्शन नहीं करना है। मॉनिटर द पेशेंट रेस्पॉन्स थ्रू आउट। सक्शन करते टाइम पूरे टाइम पेशेंट के कंडीशन के ऊपर आपको ध्यान देना है कि कहीं ऑक्सीजन तो ड्रॉप नहीं हो रहा है, पेशेंट ज़्यादा डिस्कम्फर्ट तो फील नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। तो क्या अवॉइड करना है? रूटीन सक्शनिंग, जैसे मैं पहले बताया, सक्शन जब इंडिकेशन दे रहा हो सक्शन के लिए तभी सक्शन कीजिए। एक्सेसिव सक्शन प्रेशर और प्रोलॉन्ग्ड सक्शन, इसको अवॉइड करना है। ज़्यादा प्रेशर देने से जल्दी सिक्रेशन आ जाएगा, ये कोई मतलब नहीं होता है। इसमें से ऑक्सीजन भी ज़्यादा चला जाएगा और कभी कभी इंजरी भी होने का चांसेस भी है। तो इसीलिए जेंटल टेक्निक यूज करिए, सक्शन जब ज़रूरत है तब करिए। और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में क्या ध्यान देना है कि अप्लाई सक्शन वाइल विड्रॉइंग ओनली। जब आप विड्रॉ कर रहे हो तभी सक्शन अप्लाई करिए। ज़्यादा सक्शन करने से क्या हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। और स्टेराइल टेक्निक को मेंटेन करिए। जो भी चीज़ें आपने किया उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि स्टोमा और स्किन केयर। स्टोमा और स्किन केयर कैसे प्रोवाइड करें, ठीक है। तो अब तक हमने एयरवे असेसमेंट सक्शनिंग टेक्निक के बारे में बात किए हैं। तो लेकिन ट्रैकियोस्टोमी केयर का एक और इक्वली इम्पोर्टेंट पिलर है कि स्टोमा और स्किन केयर। और सच कहूँ तो कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन एयरवे के अंदर से नहीं बल्कि स्टोमा के आसपास की स्किन से ही शुरू होते हैं। इसीलिए याद रखिए, हेल्दी स्किन मीन से हेल्दियर एयरवे, ठीक है। अगर आपको स्किन हेल्दी दिख रहा है इसका मतलब एयरवे भी ठीक है। तो स्टोमा क्यों मैटर करता है? द स्टोमा इज ए गेटवे फॉर एयरवे, प्रॉपर स्किन केयर प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, ब्रेक्स डाउन
एंड सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। तो स्टोमा एयरवे के लिए एक रास्ता है, लेकिन उसका अगर प्रॉपर केयर नहीं लिया गया, वो इन्फेक्शन का रास्ता भी बन सकता है। इसलिए स्टोमा का केयर लेना ज़रूरी है। तो कैसे डेली स्टोमा केयर स्टेप्स कैसे फॉलो करें, कैसे स्टोमा को हम सही तरीके से केयर करें? तो फर्स्ट इज परफॉर्म हैंड हाइजीन। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सारे प्रोसीजर से पहले आपको हैंड हाइजीन करना है, ग्लोव्स पहनना है, रिमूव सॉइल ड्रेसिंग जेंटली। आपका जो ड्रेसिंग गंदा हो गया होगा उसको धीरे से निकालना है। झट से निकाल दोगे तो कभी कभी ट्रैकोस्टोमी ट्यूब डिसलॉजमेंट होने का चांसेस है। तो इसीलिए जो भी सॉइल ड्रेसिंग है उसको जेंटली रिमूव करना है। नेक्स्ट इज इंस्पेक्ट द स्टोमा एंड सराउंडिंग स्किन। जो चारों तरफ का जो स्टोमा है उसमें देखना है कि रेडनेस है या नहीं, स्वेलिंग तो नहीं है, डिस्चार्ज है, अगर डिस्चार्ज है तो डिस्चार्ज का कलर क्या है, ब्लीडिंग है क्या, या स्किन का कहीं ब्रेकडाउन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में असेसमेंट के टाइम इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज क्लींस विथ स्टेराइल नॉर्मल सलाइन, वाइप फ्रॉम क्लीन टू डर्टी। ठीक है, तो फर्स्ट आपको नॉर्मल सलाइन यूज करना है। याद रखिए, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का क्लीनिंग के टाइम आपको नॉर्मल सलाइन यूज करना है। कोई एंटीसेप्टिक के कोई स्पिरिट कुछ भी यूज नहीं करना है। ठीक है, तो जेंटली आपका जो होगा नॉर्मल सलाइन उसी में वाइप करना है। और वाइप कहाँ से कहाँ तक करना है? क्लीन पार्ट से डार्टी पार्ट तक आपको क्लीन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज रिमूव क्रस्ट्स एंड सिक्रेशन जेंटली विथ गज। कभी कभी सिक्रेशन अगर ड्राई हो जाता है तो वो क्रस्ट बन जाता है। तो आप गज पीस को नॉर्मल सलाइन में वेट किए हो तो जेंटली उसके ऊपर लगाने से वो निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा जब क्रस्ट निकाल रहे हो तो जेंटली कम प्रेशर में आपको निकालना चाहिए। आप ये निकालने के बाद आप नॉर्मल सलाइन यूज किए थे। ठीक है, 6 स्टेप में आप नॉर्मल सलाइन यूज किए थे तो वो एरिया मॉइस्चर होके रहा होगा। तो उसको कुछ टाइम और ड्राई होने के लिए, पूरा ड्राई होने के लिए छोड़ देना चाहिए। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि मॉइस्चर इन्फेक्शन का घर होता है। अगर ड्राई होगा, ड्राई होने के बाद ही आपको क्लीन गज पीस अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, वरना मॉइस्चर रहने के बाद उधर इन्फेक्शन पनपने के चांस हो सकता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ड्रेसिंग डेली स्टोमा केयर तो करेंगे, लेकिन स्टोमा केयर कितने दिन में करना चाहिए? मैं बोलूँगा स्टोमा केयर हर दिन करना चाहिए, या अगर कुछ दूसरा इंडिकेशन ना हो तब। वरना स्टोमा का केयर और स्टोमा का ड्रेसिंग हर दिन चेंज होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज आप बोलोगे कि स्टोमा, हम जो आप बोले कि स्टोमा को असेस करना है, स्टोमा को असेस करते टाइम किस किस चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है? तो हेल्दी स्टोमा कैसे दिखेगा? हेल्दी स्टोमा कलर बेसिकली पिंक टू रेड दिखेगा और मॉइस्ट एंड हेल्दी दिखेगा। ठीक है, पिंक टू रेड है, मॉइस्ट एंड हेल्दी दिखेगा। ड्रेनेज के स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रेनेज इज नॉर्मल होता है। अगर उसमें से येलो कलर कोई डिस्चार्ज हो रहा आ रहा है तो ये दिक्कत वाली बात है, आपको इमिडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए। स्किन इंटीग्रिटी में आप क्या देखोगे? इंटैक्ट है, रेडनेस नहीं है, स्वेलिंग और ब्रेकडाउन है या नहीं है। सिक्रेशन में आप देखोगे कि थीन है, वाइट टू क्लियर है, थिक है, या येलो सिक्रेशन आ रहा है, या ग्रीन सिक्रेशन आ रहा है। अगर ये सब आ रहा है, ग्रीन सिक्रेशन, थिक, येलो, ये इन्फेक्शन का चांस है। ऑर्डर क्या है?
फाल ज़्यादा फाउल स्मेलिंग अगर है, ये भी इन्फेक्शन का चांस है। ब्लीडिंग, अगर कुछ भी ब्लीडिंग होता है स्टोमा से, ये ट्रकिया में चला जाएगा और पेशेंट को एस्पिरेट कर जाएगा। तो ब्लीडिंग अगर कभी भी होता है तो इमीडिएटली इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए और उसका मैनेजमेंट इमीडिएटली होना चाहिए। तो हमेशा, तो क्या यूज करना है ड्रेसिंग में? तो बेसिकली ड्रेसिंग में आपको स्टेराइल स्प्लिट गज यूज करना है। अगर स्प्लिट गज नहीं है तो एक गज पीस को लाके बीच में से काट दिया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट इज ड्रेन स्पॉन्ज या फोम ड्रेसिंग। अगर स्किन ब्रेकडाउन है, सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो स्पॉन्ज ड्रेसिंग भी या फोम ड्रेसिंग यूज किया जाता है। क्या अवॉइड करना चाहिए ड्रेसिंग में? ड्रेसिंग में बेसिकली बहुत सारा चीज़, बहुत गज पीस, एक नॉर्मल गज पीस जो स्टोमा को कवर करे देना चाहिए। ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। ज़्यादा 4 या 5 गज पीस पूरा लगा के रखे हो, ये नहीं होना चाहिए। पेट्रोलियम ऑइंटमेंट, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, एंटीसेप्टिक कुछ भी चीज़ें वो स्टोमा में नहीं लगाना चाहिए, या पाउडर या टाल्क कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। अल्कोहल और हर्ष एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन नहीं करना है, जैसे मैं बताया था। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सलाइन में क्लीन करना चाहिए। तो जो भी असेसमेंट के टाइम आप जो भी आपको चीज़ें मिलता है उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है और रिकॉर्ड में लिख के रखना है, उसको प्रॉपरली हैंड ओवर भी देना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ट्रैकियोस्टोमी इमरजेंसी क्या क्या है और उसमें आपको क्या करना चाहिए? तो बेसिकली स्टे काम, असेस, कॉल फॉर हेल्प एंड एक्ट क्विकली। तो अगर कोई भी ट्रैकियोस्टोमी इमरजेंसी आता है, सबसे पहले आपको काम रहना है। पहले असेस करना है कि सिचुएशन क्या है, मेरे पास क्या इंस्ट्रूमेंट है। आपको अकेले हीरो नहीं बनना है। जो भी आसपास में लोग होंगे हेल्प के लिए बुला लेना है, क्योंकि इसमें ट्रैकियोस्टोमी इमरजेंसी में टाइम बहुत कम मिलता है पेशेंट के लिए। आप अकेले लगे पड़ोगे तो हो सकता है नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हेल्थ केयर में टीम वर्क होता है। तो टीम वर्क के लिए आपको कॉल बुलाना है, ठीक है। एवं एंड इसको जल्दी से जल्दी इसको इंटरवेंशन करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ट्रैकियोस्टोमी इमरजेंसी में क्या क्या इमरजेंसी आ सकता है। कॉमन इमरजेंसी जैसे आता है ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा ना, बेसिकली ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन में ये थिक सिक्रेशन, म्यूकस प्लग्स या ड्राइड सिक्रेशन की वजह से हो सकता है। इसमें क्या आप साइन आएगा कि डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, नॉइजी ब्रीदिंग, पेशेंट एंग्सियस होगा, मॉनिटर में SpO2 का लेवल कम होगा, सक्शन कैथेटर आप जब डालोगे उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस आपको फील होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल डीकैनुलेशन। एक्सीडेंटल डीकैनुलेशन में क्या है ना, ये ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब एक्सीडेंटली बाहर आ जाएगा। ये ड्रेसिंग चेंज, पेशेंट मूवमेंट या एजिटेशन के दौरान हो सकता है। साइंस क्या क्या हो सकते हैं? सडनली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एयर लीक, फॉलिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन, विजिबल एब्सेंस ऑफ ट्यूब। यहाँ स्पीड इम्पोर्टेंट है, जल्द से जल्द आपको एक्ट करना चाहिए, इमरजेंसी को हेल्प के लिए बुलाना है और इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल फॉलो करना है। नेक्स्ट इज ट्यूब डिस्प्लेसमेंट। ट्यूब डिस्प्लेसमेंट क्या क्या है? ट्यूब अपनी जगह से दूसरी जगह में हिल गया है या उल्टा हो गया है ट्यूब। तो ये सारी चीज़ में आपको क्या ध्यान रखना है? तो पेशेंट में आप देखने को मिलेगा कि इंक्रीज्ड वर्क ऑफ ब्रीदिंग, पेशेंट सांस लेने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, वेंटिलेशन सही से नहीं हो पा रहा है, पेशेंट का सांस लेते टाइम आवाज़ आ रहा है और पेशेंट रेस्टलेसनेस हो रहा है, बेचैनी हो रहा है पेशेंट को, ठीक है। इसलिए हर शिफ्ट में
ट्यूब पोजीशन असेसमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग में तो आपको क्विकली एक्ट करना है, ठीक है। स्टोमा के आसपास और ब्लड दिखता है तो आपको क्विकली एक्ट करना है, क्योंकि ये ब्लड एस्पिरेट कर सकता है, ठीक है। तो ब्लड इसमें आप क्या देखने को मिलेगा, इसमें आप देखोगे कि ब्लड अराउंड द स्टोमा, ब्लड स्टोमा के आसपास ब्लड दिख रहा है। पेशेंट जब ऐसे खांस रहा है तो ट्रैकोस्टोमी ट्यूब से ब्लड निकल रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, ब्लड प्रेशर में ड्रॉप हो रहा है। ये पोटेंशियली सीरियस कंडीशन हो सकती है और इमीडिएटली एस्कल्टेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी इमरजेंसी या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में क्या होगा ना, टाकिपनिया आप देखने को मिलेगा। पेशेंट एक्सेसरी मसल को ज़्यादा यूज कर रहा है, पेशेंट के लिप्स में आपको ब्लूइश डिस्कलराइजेशन हो जाएगा या सियानोसिस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी लेवल लो हो जाएगा और पेशेंट एंग्जियस हो जाएगा। तो ये सारा अगर इमरजेंसी आता है, आप बोलोगे करेंगे क्या, आप तो इमरजेंसी बता दिए, हम करेंगे क्या। बेसिकली आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप सुनिए। तो इमीडिएटली एक्शंस, इमीडिएट एक्शन क्या है, आपको तो पहले जो मैं बताया, पहले आपको शांत रहना है, शांत रहना है और हेल्प के लिए बुलाना है टीम को, ठीक है। और उस टाइम में आप क्या कर सकते हो ना, असेस द पेशेंट। पेशेंट को असेस कैसे करोगे, चेक द एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ठीक है। पेशेंट को एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन करना है और ऑक्सीजन सैचुरेशन को इवैल्यूएट करना है। पेशेंट को इमीडिएटली ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन डिले नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट इज सक्शन, अगर इंडिकेशन है तो सक्शन करिए, क्योंकि ब्लॉक हो जाता है सिक्रेशन की वजह से, तो आपको सक्शन से उसको क्लियर कर देना है। नेक्स्ट क्या करना है, चेक एंड करेक्ट द ट्यूब। अगर ट्यूब डिस्प्लेस है, आपको चेक करना है ट्यूब सिक्योर है या नहीं है, एयरवे पैटेंट है या नहीं है, क्या डिस्प्लेसमेंट है या नहीं। अगर ट्यूब डिस्प्लेस है तो उसको सही पोजीशन में ले आइए। प्रिपेयर इमरजेंसी मैनेजमेंट, इमरजेंसी मैनेजमेंट जो भी चीज़ें अगर है, जो भी इमरजेंसी आया है उसको प्रॉपरली इंटरवेंशन करके पेशेंट को स्टेबल करना है, और जो भी चीज़ें आपका हुआ लास्ट स्टेप में डॉक्यूमेंट करना है और रिपोर्ट करना है नेक्स्ट शिफ्ट स्टाफ को। क्या याद रखना है, मोस्ट कॉम्प्लिकेशंस आर प्रिवेंटेबल। जो भी कॉम्प्लिकेशन होता है पहले कुछ ना कुछ वार्निंग साइन देता है, ये नहीं कि इमिडिएटली कॉम्प्लिकेशन हो गया, पहले वार्निंग साइन देता है, आपको वार्निंग साइंस को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। तो रेगुलर असेसमेंट आप अगर करोगे तो वार्निंग साइन को रिकॉग्नाइज कर पाओगे। नेक्स्ट इज टीम वर्क, आपको करना चाहिए और पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर रखना है। तो अगर पेशेंट ट्रैकियोस्टोमी हुआ है, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, तो एक सिचुएशन के लिए हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। आप बोलो कैसे प्रिपेयर रहें ना, कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको बेड साइड में रखना है, जैसे कि ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, सेम साइज का ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, या एंड एक सेम जो पेशेंट का लगा है उससे एक साइज छोटा वाला ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब रखना है। ऑब्टूरेटर, सक्शन कैथेटर, एम्बू बैग विथ मास्क, स्टेराइल सलाइन, सीजर, इमरजेंसी ट्रैकियोस्टोमी किट को बेड साइड रखना है। पहले असेस करना है, देन जल्द से जल्द एक्ट करना है और सबको बुलाना है। नेक्स्ट, आप ये सारा चीज़ करने के बाद एक चीज़ आता है कि पेशेंट का अगर पैटेंट एयरवे है, सब कुछ ठीक है, फिर भी कुछ ऐसा चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है, वो है इन्फेक्शन प्रिवेंशन। पेशेंट का एयरवे में आप होल किए हो, इसका मतलब इन्फेक्शन के लिए आप रास्ता खोल दिए हो। अगर आप सही से इन्फेक्शन प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करोगे, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्या करना है,
बेसिकली स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉलो करना है। कुछ भी ट्रैकेस्टोमी में कुछ भी चीज़ें करने से पहले आपको हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है। हाथ से पीपी अप्रोप्रिएट पीपी पहनना है। नेक्स्ट, असेप्टिक टेक्निक में स्टोमा केयर करना है, स्टेराइल इक्विपमेंट का यूज करना है, और जो भी सिंगल यूज आइटम है उसको दोबारा यूज नहीं करना है। जो भी रीयूजेबल इंस्ट्रूमेंट है उसको अच्छे से डिसइंफेक्ट करना है। ठीक है, तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस में क्या क्या करना चाहिए? तो मेनली अप्रोप्रिएट ह्यूमिडिफिकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जिसके देने से अप्रोप्रिएट अगर ह्यूमिडिफायर आप प्रोवाइड करते हो उसमें क्या होगा, उसमें बेसिकली जो थिक सिक्रेशन होता है वो नहीं होगा। ये रिसर्च से पाया गया है, अगर आप प्रॉपर ह्यूमिडिफिकेशन प्रोवाइड करते हो तो सिक्रेशन थिक नहीं थिन होता है। नेक्स्ट इज ओरल केयर प्रोवाइड करना है क्लोरहेक्सिडिन में। पहले कुछ दूसरा कंपोनेंट यूज करते थे या सिंपल नॉर्मल सलाइन में हम क्लीन कर देते थे, लेकिन आपको क्लोरहेक्सिडिन, ये रिसर्च से पाया गया है कि क्लोरहेक्सिडिन यूज करने से भैप को या वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट किया जा सकता है बहुत हद तक, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का चांस भी बहुत कम हो जाता है। तो आपको क्लोरहेक्सिडिन ओरल केयर के लिए यूज करना है। तो जो मैं बताया था कि इनर कैनुला सिक्रेशन की वजह से ब्लॉक हो जाता है, उसको रेगुलरली क्लीन करना है। ट्रैक्योस्टोमी टाइल्स को और जो ड्रेसिंग गंदा हो गया है उसको अप्रोप्रिएटली चेंज करना है। ईयरली मोबिलाइजेशन चेस्ट फिजियोथेरेपी देना है, जिससे पेशेंट का जो सिक्रेशन से वो क्लियर हो सके। रेगुलर असेसमेंट करना है, और असेसमेंट में जो भी आपको फाइंडिंग्स मिल रहा है उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है। डेली केयर में क्या क्या करना है? डेली केयर में आपको क्लीन इनर कैनुला को स्टेराइल सलाइन में और ब्रश में क्लीन करना है। रिंस ड्राई एंड री इंसर्ट प्रॉपरली, उसको ड्राई करना है और ऑब्टूरेटर के साथ इंसर्ट करना है। बेलून का प्रेशर चेक करना है, और ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब दूसरा ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब बेड साइड अवेलेबल रखना है। क्यों? इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो उसको चेंज क्या क्या करना है? इनर कैनुला को डेली, और जो भी हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से चेंज करना है। ट्रैक्योस्टोमी टाइल्स को पॉलिसी के हिसाब से चेंज करना है। सक्शन कैथेटर सिंगल यूज होता है, सक्शन कैथेटर हमेशा सिंगल यूज होता है, तो एक बार सक्शन कैथेटर को यूज करने के बाद उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। नेक्स्ट इज ट्रस्ट आइज, अगर सॉइल्ड है या डेली जहाँ पर प्रोटोकॉल है डेली चेंज का डेली चेंज कीजिए, या सॉइल होने के बाद चेंज कर लीजिए। सो और ड्रेसिंग को, ट्रैक्योस्टोमी स्टोमा ड्रेसिंग को डेली तो चेंज करना ही है, और उसके अलावा अगर सॉइल्ड हो जाता है या गंदा हो जाता है उसको भी चेंज करना है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट को, ट्रैकोस्टोमी पेशेंट को फ्लैट बेड में नहीं रखना है। बेड को हमेशा 30 to 45 डिग्री एलिवेट करके रखना है। ठीक है, तो हमेशा पेशेंट का जो ट्यूब है उसको सिक्योर करना है, प्रॉपरली टाई करना है। टाई करते टाइम ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा टाई ना ज़्यादा लूज छोड़ना है, मेंटेन करना है। पेशेंट और पेशेंट फैमिली मेम्बर को एजुकेट करना है कि ट्रैकोस्टोमी क्या है, बाद में वो बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या है। क्योंकि पेशेंट फैमिली मेम्बर एंग्सियस में बेसिकली रहते हैं कि क्या गले में छेद कर दिए हैं, क्या होगा क्या नहीं, तो उनको भी काउंसलिंग करना ज़रूरी हो जाता है। तो नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन क्या क्या प्रिवेंट कर सकते हो अगर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आप कर रहे हो। कॉम्प्लिकेशन आप इन्फेक्शन, म्यूकस प्लगिंग, न्यूमोनिया, स्किन ब्रेकडाउन, एयर ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लीडिंग, ट्यूब डिसलॉजमेंट और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को
कम कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपने कर रहे हो या जो भी चीज़ें आप असेस कर रहे हो उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है, तभी आपको ट्रैकेस्टोमी ट्यूब और स्टोमा को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज हमने ये सारी चीज़ों से क्या क्या सीखा। तो ये सारी चीज़ों से हमने आज सीखा कि ट्रैकेस्टोमी केयर सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, ये बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक विजिलेंस है, और कई बार ये किसी पेशेंट की लाइफ और डेथ के बीच डिफरेंस भी हो सकता है। तो इसमें से क्या-क्या करते हैं कि पढ़े हमने कि रेगुलरली आपको असेसमेंट करना है और पैटेंसी चेक करना है, उसमें कॉम्प्लिकेशन को कैसे प्रिवेंट करना है, या असेस करने से पता चलेगा। सो असेसमेंट बेसिकली इज प्रिवेंशन इन एक्शन। तो नेक्स्ट इज एयरवे को हमेशा मेंटेन रखना है। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है आपका प्रायोरिटी हमेशा एयरवे रहना चाहिए और करेक्ट टेक्निक फॉलो करना है। ए क्लियर एयरवे इज द सेफर पाथवे। ठीक है, और सेफर एयरवे। तो नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट द स्किन इंटीग्रिटी। स्टोमा के आसपास स्किन क्लीन और ड्राई रहना चाहिए, और स्टोमा को कैसे केयर करना है ये सब चीज़ों के हम बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट इज प्रिवेंट इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे प्रॉपरली असेप्टिक टेक्निक फॉलो करेंगे, कौन सा क्लोरेक्सिडिन यूज़ करके कैसे ओरल केयर करेंगे, ये सारे चीज़ों के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट इज इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे क्या क्या इमरजेंसी सिचुएशन आ सकता है और उसके लिए कैसे प्रिपेयर होना है, कैसे सबको बुलाना है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। और हमने जाना कि डॉक्यूमेंट और जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को पास ओवर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कौन कौन सा कॉम्प्लिकेशन के को हमें देखना चाहिए, और कि कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या करना चाहिए, हमने ये सब बारे में पढ़ा। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो इमिडिएटली आपको हेल्प लेना चाहिए। तो बेसिकली a tracheostomy tube is an airway lifeline. Every assessment, every cleaning, and every intervention protects that lifeline. तो न्यूरियन की तरफ से आप सभी नर्सेस को सैल्यूट। आपकी कंपैशन, आपकी क्लिनिकल स्किल्स और आपकी डेडिकेशन ये पेशेंट आउटकम्स को बेटर बनाते हैं, क्योंकि सच में नर्सेस मेक द डिफरेंस। अगले लेक्चर के लिए नमस्कार, धन्यवाद आपको, फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।